नरेश एक लड़कियों के कॉलेज की वैन चलाता था। एक दिन वो मोहल्ले की आखिरी लड़की को छोड़ने गया तो उसकी नीयत बदल गई और उसने उस लड़की के साथ रेप करके वीडियो बना ली और ब्लैकमेल करने लगा कि अगर किसी को बताया तो फेसबुक पर वीडियो डाल दूंगा। और फिर उसका जब दिल करता अपनी हवस मिटा लेता और वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उसने आत्महत्या कर ली। नरेश को अपने किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी। लेकिन उसी रात जब नरेश घर आया तो उसकी बेटी बीमार हो गई। वो उसे लेकर अस्पताल भागा तो डॉक्टर की बात सुनकर उसके होश उड़ गए कि वो, अंकल मुझे प्लीज़ घर जल्दी छोड़ दिया करें, पूरा 1 घंटा लग जाता है। मैं वैन में बैठी रहती हूँ और आप सबसे आखिर में मुझे छोड़ते हैं। मेरा घर तो आपके एरिए में ही है। आप सुबह मुझे सबसे पहले घर से लेते हैं और छोड़ते सबसे आखिर में हैं। रिया ने नरेश से शिकायत की तो कहने लगा, ऐसा करो किसी दूसरी वैन की व्यवस्था कर लो। अरे मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, तुम्हें सबसे पहले इसलिए लेता हूँ क्योंकि तुम्हारा घर मेरे घर के पास है। तुम्हें लेते हुए सब लड़कियों को लेकर कॉलेज छोड़ देता हूँ और उस लड़की को अंत में लेता हूँ जी स्कूल के पास रहती है ताकि मेरा पेट्रोल कम लगे। इसी तरह छोड़ने की भी रूटीन है। अगर तुम्हें पहले छोड़ूंगा और बाकियों को बाद में छोड़ूंगा तो मेरे पेट्रोल के पैसे डबल लगेंगे। बड़े रूखे स्वर में नरेश ने जवाब दिया। रिया चुपचाप पीछे जाकर बैठ गई। नरेश फ्रंट सीट पर छोटे क्लास की लड़कियों को बिठाता था और बड़ी लड़कियों को पीछे। एक बार स्कूल में कोई फंक्शन हुआ, सब बच्चे तैयार होकर आए थे। जब उसने रिया को देखा जो कि फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, उसके तो होश उड़कर रह गए। वो लड़की वैसे ही बड़ी गोरी चिट्ठी सुंदर सी थी और मेकअप करके साड़ी पहन कर आई तो वो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। नरेश की इस पर नज़रें ख़राब हुई थीं। सर से पैर तक उसे देखने लगा। उसकी अपनी बेटी भी रिया के ही साथ की थी लेकिन दूसरे स्कूल में पढ़ती थी। रिया को इतना तैयार देखकर उसकी नीयत बदली थी। कहने लगा, चलो बच्चों तुम पीछे जाके बैठो और रिया तुम आगे आकर बैठो। वो कहने लगी, नरेश अंकल मैं क्यों आगे बैठूं, मैं तो रोज़ पीछे बैठती हूँ। कहने लगा, जो कह रहा हूँ वो करो, आगे आकर बैठो। वो आगे बैठ गई लेकिन बिल्कुल दरवाजे के साथ लगकर बैठी थी। नरेश ने गाड़ी चलाते चलाते ही अपना हाथ उसके पैरों को टच कर दिया। वो बुरी तरह से घबराई थी, उछल कर रह गई। उसने गुस्से से नरेश की ओर देखा तो वो उसी को देख रहा था और बड़ी घूरने वाली नज़रों से देख रहा था। उसने नरेश का हाथ अपने पैर से दूर करना चाहा तो वो उसे गुस्से से देखने लगा। पूरे रास्ते में उसके साथ गलत हरकतें करता रहा। जब कॉलेज से वापसी पर उसे घर तक छोड़ा, इससे पहले कि वो गाड़ी से उतरती, उसकी हालत वो देख चुका था। वो पसीने से भीगी हुई थी, बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी। वैसे भी वो एक डरपोक लड़की थी और नरेश भाप चुका था। इसलिए जैसे ही वो वैन से नीचे उतरने लगी तो कहने लगा, खबरदार जो तुमने अपने घर में किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि तुम याद करोगी। ये सुनकर रिया का रंग उड़ा था। वो बुरी तरह से डर गई। जब घर गई तो उसकी माँ ने उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर कारण पूछा तो वो बात को टाल गई। उसको वैसे ही डर लग रहा था। वैसे भी वो ज़रा ज़रा सी बात पर घबरा जाने वाली डरने वाली लड़की थी और इसी बात का फ़ायदा नरेश उठाना चाहता था क्योंकि वो अच्छी तरह से जान चुका था कि ये लड़की ज़्यादा होशियार नहीं है। उसकी बदतमीज़ी उसने चुपचाप सहन की है। इसका मतलब ये कि वो किसी से कुछ भी नहीं कहेगी। अब तो ऐसा रोज़ ही होने लगा। सब लड़कियों को उनके घर छोड़ने के बाद नरेश उसे अपने साथ वाली सीट पर बिठाता और उसके साथ ऐसी ही गंदी हरकतें करने लगा। कभी उसकी कमर को छूता, कभी कहीं टच करता, कभी कहीं टच करता और उसे गुस्से में देखकर उससे कहता कि अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की या फिर किसी को बताने की कोशिश की तो तुम बहुत पछताओगी। चुपचाप रिया उसकी बदतमीजियां सहन कर रही थी। कई बार वो उसे कह चुकी थी कि आप मेरे साथ ऐसी हरकतें मत किया करें, आप मेरे पिता की उम्र के हैं। लेकिन वो उसे गुस्से से घूरने लगता, कहता अपनी बकवास बंद रखो वरना तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक बार जब नरेश अपने घर आया तो उसे गानों की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में गया तो देखा कि उसकी बेटी रश्मि डांस कर रही थी। ये देखकर तो नरेश का पारा हाई हुआ। उसने चीख कर रश्मि को पुकारा। कहने लगा, रश्मि ये क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डांस करने की। रश्मि तो पिता का गुस्सा देखकर डर गई। फिर हिचकिचाते हुए कहने लगी, क्या हमारे स्कूल में डांस का फंक्शन है, उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। वो कहने लगा, तुम्हें किसने कहा कि तुम इस तरह के फंक्शन अटेंड करो, तुम ऐसा कोई फंक्शन अटेंड नहीं करोगी, ना ही हिस्सा लोगी। नरेश की पत्नी राधिका कहने लगी, क्या हो गया आपको, सब बच्चियों ने डांस में भाग लिया है, हमारी बेटी भी कर लेगी तो क्या बुराई है। लेकिन नरेश कहने लगा, नहीं ये फंक्शन में जाएगी ही नहीं, तैयार होकर जाएगी तो न जाने कौन कौन इसे कैसी नज़रों से देखेगा। लेकिन रश्मि जिद करने लगी कि उसे जाना है।
उसकी सारी सहेलियां जा रही हैं, मगर नरेश ने उसे बुरी तरह से डांट दिया। राधिका ने रात को भी नरेश से बात की कि यही तो दिन होते हैं बच्चियों के मौज मस्ती करने के, वो भी हाई स्कूल में पढ़ती है। लेकिन नरेश के अपने दिल में चोर था, इसलिए अपनी बेटी को अनुमति नहीं दी, ना ही उसे जाने दिया। कुछ दिन बाद रिया के स्कूल में पिकनिक का प्रोग्राम बना। सब बच्चों ने कॉलेज की बस में पिकनिक पर जाना था और वापसी में कॉलेज पर ही उतरना था। सुबह 9 बजे तक सब बच्चों को नरेश ने कॉलेज छोड़ दिया और शाम 6-7 बजे तक उन्हें कॉलेज से पिक करके उन्हें उनके घरों तक छोड़ना था। इस बार रिया ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी, डर रही थी, घबरा रही थी। सहेलियों के बहुत कहने पर ही पिकनिक पर जाने को तैयार हुई थी। वापसी पर काफ़ी देर हो गई थी। स्कूल पहुंचते पहुंचते और वैन में बैठे बैठे काफ़ी शाम हो गई। सब लड़कियों को घर तक छोड़ते छोड़ते अंधेरा छा गया था। ऊपर से बारिश भी होने लगी। रिया बहुत ज़्यादा डर गई थी। जानबूझकर नरेश ने एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोक दी। रिया कहने लगी, अंकल आपने गाड़ी क्यों रोक दी? कहने लगा, लगता है गाड़ी ख़राब हो गई है। फिर आसपास देखने लगा कि कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन तेज़ तूफ़ानी बारिश में सभी अपने घरों में जा चुके थे। फिर वो भी एक सुनसान जगह पर गाड़ी खड़ी कर चुका था, क्योंकि जैसे ही तूफ़ानी बारिश शुरू हुई थी स्ट्रीट लाइट भी बंद हो गई थी और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अपनी गाड़ी को एक घने पेड़ के नीचे नरेश ने खड़ा कर लिया, जहाँ लोगों की नज़र कम से कम पड़ सके। ये देखकर रिया डर गई थी। वो कहने लगी, आपने ये गाड़ी यहाँ क्यों रोक रखी है? कहने लगा, चुप हो जाओ। फिर पीछे की सीट पर आकर उसने दोनों दरवाजे लॉक किए। रिया डर के मारे चिल्लाने लगी तो उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगा, अगर तुमने शोर मचाया या तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज़ निकली तो तुम्हारा गला घोंटकर यहीं सड़क पर फेंक दूंगा। किसी को नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ था। वो बेचारी पहले से डरी हुई थी और ज़्यादा डर गई। उसने रिया के कपड़े निकालना शुरू किया और उसकी फ़ोटो खींची ताकि उसे बाद में ब्लैकमेल कर सके। मासूम बच्ची की चीखें वो अपने हाथ से बंद कर चुका था। उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर चुका था। तेज़ बरसती बारिश में कई आंसू रिया की आंखों से बहे थे। अपनी हवस को पूरा करने के बाद ही उसने रिया को घर छोड़ा और उससे कहने लगा, किसी को शक भी होने दिया तो ये फ़ोटो मैं वायरल कर दूंगा। फिर तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, बदनाम हो जाओगी। तुम्हारे पिता को वैसे भी दिल की बीमारी है, वो मर जाएंगे। इस तरह की बातें करके वो रिया को बहुत डरा चुका था। रात को जब उसे घर छोड़ा तो उसकी माँ दरवाजे पर ही परेशान खड़ी थी। कहने लगी, नरेश भाई इतनी देर की हो गई? वो कहने लगा, बहन जी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, सब लड़कियों को ऐसे ही देरी हुई है, मैं तो खुद परेशान हो गया था। आपके सामने देखो तो कितनी तूफ़ानी बारिश है। रिया को रोता देखकर उसकी माँ कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगा, लड़की है, घबरा गई, 1 घंटा लग गया मुझे टायर पंक्चर ठीक करवाने में, और आपको तो पता है कि ये कितनी डरपोक है, मैं तो इसे अपनी बच्ची की तरह समझता हूँ। रिया घर के अंदर चली गई। ये बात भी उसने किसी को नहीं बताई। अपनी इज्जत का डर था और नरेश जानता था कि वो मुंह नहीं खोलेगी, क्योंकि अब तक नरेश की सारी बदतमीजियाँ उसने चुपचाप सहन की थी। रिया बहुत ज़्यादा चुप रहने लगी थी। 8 दिन तक तो वो स्कूल भी नहीं गई। उसे बुखार हो गया था। उसकी माँ बहुत परेशान थी। घर में सबसे छोटी थी। बड़ी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, भाई था, भाभी थी। सब उसे लाड प्यार करते थे, लेकिन अब वो किसी से बात नहीं करती थी। अगर उसका भाई उसके कमरे में भी आ जाता तो वो डरने लगती। उससे कहता, तुम्हें क्या हुआ है? तो वो नहीं में सर हिलाने लगती। रात को कई बार सोते सोते डर जाती। अभी भी नरेश उसी वैन में आगे बिठाता था। रिया बार बार अपनी माँ से कहती थी कि मुझे स्कूल में पढ़ना ही नहीं है। एक बार उसकी माँ ने कहा कि मैं तुम्हारा स्कूल यहाँ से छुड़वा कर कहीं और नाम लिखवा देती हूँ। जब से तुम स्कूल में जाने लगी हो चुप चुप से रहने लगी हो। एक बार नरेश ने उसे फ़ोन किया। कहने लगा, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? वो कहने लगी, मुझे अब नहीं पढ़ना। नरेश कहने लगा, ज़्यादा होशियारी करोगी तो जानती हो ना उसका अंजाम क्या होगा। चुपचाप इसी स्कूल में पढ़ो और रोज़ आया करो। नहीं आओगी तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। रिया का रंग जिसे उड़कर सफ़ेद हुआ था, रंगत पीली पड़ने लग गई थी। अगले दिन तैयार होकर स्कूल जाने लगी। उसकी माँ कहने लगी, तुम तो कह रही थी इस स्कूल में पढ़ना ही नहीं है, मैं तो तुम्हारा दूसरे स्कूल में नाम लिखवाने लगी थी। कहने लगी, नहीं मैं यहीं पढ़ूंगी। उसकी माँ परेशान थी कि कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ कहती है। जब वो वैन में गई तो नरेश उसे बड़े गुस्से से देख रहा था। कॉलेज की बाकी लड़कियों को घर छोड़ने के बाद उसे एक खाली घर में ले आया। ये देखकर रिया की जान निकली थी। कहने लगी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? कहने लगा, अब भी बताना पड़ेगा कि क्यों लेकर आया हूँ। चुपचाप अंदर चलो और ख़बरदार जो तुमने शोर मचाया तो। वो रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी,
आपकी भी तो एक बेटी है। भगवान के लिए अंकल मेरे साथ ऐसा कुछ ना करें, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। वो कहने लगा, मुंह बंद रखो अपना, वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चुपचाप चलो अंदर। वो उसे अपने साथ घर के अंदर ले गया और अपनी हवस मिटाने के बाद ही उसे छोड़ा था। वो बेचारी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। तो कहने लगा, अपना मुंह धोकर जाना, किसी को शक हुआ तो जानती हो ना, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। रिया रो रो कर अपने लिए मौत मांगने लगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बहुत कष्टदायक होती जा रही थी। नरेश का अपने घर की ओर ध्यान भी नहीं था। उसे तो जैसे इसका चस्का सा लग गया था। उस मासूम बच्ची की बेबसी और आंसू भी उसको पाप करने से रोक नहीं पाते थे। वह आए दिन रिया को खाली मकान में ले जाता और अपनी हवस पूरी करके उसे वापस घर छोड़ देता। 1 महीने के अंदर अंदर रिया की रंगत पीली पड़ चुकी थी। वो रात भर रोती रहती थी, सोती नहीं थी। आंखें बंद करती थी तो लगता था कि नरेश उसके साथ पाप कर रहा है और यह अत्याचार उसे मानसिक रोगी बनाने लगा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ने लगे। उसकी माँ उससे कारण पूछती तो वो कुछ नहीं बताती। अब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। उसकी माँ उसे लेडी डॉक्टर के पास ले गई कि पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है, रंग पीला पड़ता जा रहा है। लेडी डॉक्टर ने जब टेस्ट करवाया तो जो बात लेडी डॉक्टर ने बताई, रिया की माँ के तो होश उड़कर रह गए। घर आते ही वो रिया को कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। कहने लगी, बताओ मुझे, ये क्या कर दिया तुमने? इतनी सी तुम्हारी उम्र है, ये क्या किया तुमने? खुद उसकी माँ भी अपना सर पीट कर रो रही थी। अपनी बहू के सामने इस बात को खोलना नहीं चाहती थी। कहने लगी, रिया मैं तुम्हारे बारे में तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। बताओ कौन है वो, किसके साथ मुँह काला किया है तुमने? रिया पत्थर का मूरत बनी रही। उसकी माँ ने उसे मारा पीटा, लेकिन वो चुपचाप मार खाती रही, बोली कुछ नहीं कि कहीं उसकी वीडियो ना वायरल हो जाए। अपनी माँ के लाख बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। अपनी माँ की बातें सुनती रही, मार खाती रही। उसकी माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जो कुछ हो चुका था वो रिया ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकती थी। जब उसके भाई को ये या पिता को पता चलता तो वो तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी न रहती। रिया को बस एक ही रास्ता नजर आया। उसने पंखे के साथ दुपट्टा बांधा और बेड के ऊपर कुर्सी रखकर उसी दुपट्टे को अपने गले में अच्छी तरह से लपेट लिया और नीचे से कुर्सी को धक्का दे दिया। बुरी तरह से तड़प रही थी, ज़ोर ज़ोर से पैर मार रही थी, अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर चुकी थी। उसकी माँ जब 2 घंटे बाद रो धोकर रिया के कमरे में आई ताकि उससे पूछे कि किसने किया है ये तुम्हारे साथ, हमें उसका नाम तो बताओ, तो बेटी को पंखे के साथ लटका देखकर वो चिल्लाने लगी। किसी को नहीं पता चला था कि बेचारी मासूम सी बच्ची ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। ये बात पूरे मोहल्ले में फैली थी। जब नरेश को पता चला तो पहले तो वह थोड़ा सा परेशान सा हुआ, लेकिन उसे अपने किए पर कोई दुख नहीं था। रिया का पिता यूं उसके आत्महत्या करने पर लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था। सिर्फ उसकी माँ को पता था कि उसकी बच्ची ने आत्महत्या क्यों की। उसका आधा कारण तो वो जानती थी, लेकिन कौन उसकी आत्महत्या का कारण बना यह उसकी माँ नहीं जानती थी। रिया के मरने का सबको बहुत दुख था। सबके साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, किसी का उसने कुछ नहीं बिगाड़ा था। नरेश को परवाह तक नहीं थी, लेकिन उससे पाप करने का चस्का लग चुका था। अब वो फिर से ऐसी ही कोई सुंदर मासूम सी लड़की की खोज में था कि कोई ऐसी ही लड़की उसे मिले जो थोड़ी डरपोक सी हो, क्योंकि बाकी वैन में जाने वाली लड़कियां बहुत तेज़ थीं। इसलिए वो जानता था कि अगर उसने हाथ भी पकड़ने की कोशिश की तो वो चिल्ला चिल्लाकर शोर मचा देंगी, उसका तमाशा बना के रख देंगी। बार बार दिल चाहता था कि किसी दूसरी लड़की के साथ पाप करे। अपनी पत्नी तो उसे वैसे भी बुरी लगने लगी थी, क्योंकि वो इतनी सुंदर भी नहीं थी, फिर 3 बच्चों की माँ थी, मोटी भी हो चुकी थी, इसलिए अपनी पत्नी में उसे ज़रा भी रुचि नहीं थी। एक रात उसे नींद नहीं आ रही थी। जब वो कमरे से बाहर निकला तो देखा कि उसकी बेटी छत से नीचे उतर रही थी। ये देखकर वो हैरान हुआ। कहने लगा, रश्मि तुम इस समय छत पर क्या क्या कर रही थी? अपने पिता को देखकर रश्मि बुरी तरह से घबरा गई। कहने लगी, कुछ नहीं, वो अंदर कमरे में गर्मी बहुत है, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। ये देखिए मेरे माथे पर कितना पसीना है, इसलिए मैं छत पर गई थी ताकि कुछ हवा खा लूँ। वो अपनी बेटी को ध्यान से देखने लगा, फिर कहने लगा, चलो जाओ अपने कमरे में, खबरदार जो तुम इस समय छत पर गई तो तुम्हारी टांगें तोड़कर रख दूंगा। रश्मि भागकर अपने कमरे में चली गई। अब तो नरेश से सहन नहीं हो रहा था। उस पर कम उम्र लड़कियों का जुनून सवार होने लगा। उसने वैन में एक और लड़की का हाथ पकड़ा और उसके साथ जैसे ही उल्टी सीधी हरकत करने लगा, उस लड़की ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और शोर मचा दिया। ये देखकर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। तब वो कहने लगी, ये जानबूझकर मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था।
लोगों ने उसे बहुत मारा, यहाँ तक कि पुलिस के हवाले कर दिया। 2 दिन वो पुलिस स्टेशन में रहा और जब घर आया तो राधिका उस पर चीखने चिल्लाने लगी कि तुम्हारी अपनी बेटी जवान है और तुम ये हरकतें करते फिर रहे हो। कहने लगा तुम अपना मुंह बंद रखो, झूठा आरोप लगाया था उस लड़की ने मुझ पर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कहने लगी कि ऐसा ना ही करो तो अच्छा है। बात फैल गई थी, इसलिए सब लड़कियों ने नरेश की वैन छोड़ दी थी। अब तो कोई भी उसकी वैन में जाने को तैयार नहीं था, उसका काम बिल्कुल छूट गया था। अब वो सारा दिन घर में बैठा रहता, अपने किए पर उसे अफसोस था कि उसकी हवस उसकी बहुत बेइज्जती करवा चुकी थी। अब तो मोहल्ले की औरतें भी जब नरेश को देखती तो मुंह बनाकर नज़रें बदल लेती और उसके बारे में बातें करने लगती। एक बार रश्मि की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि रात को ही नरेश और राधिका उसे हॉस्पिटल ले गए। जब डॉक्टर ने ये बात बताया कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है तो नरेश के होश उड़कर रह गए। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो फूट फूट के रोने लगा। उसे रिया का चेहरा नज़र आने लगा। वो अपने सर पर हाथ मार मार कर फूट फूट कर रो रहा था। उसे पता चल गया था कि अगर वो अपना आप छुपा भी लेता तो अभी भगवान तो उसे देख रहा था, जो उस मासूम लड़की की सिसकियां सुन रहा था, जो इस आदमी की दरिंदगी को देख रहा था। उसने उस लड़की को तो डरा धमका दिया और उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, लेकिन जो कुछ उसने किया था वही सब कुछ उसकी बेटी के साथ हो चुका था। राधिका भी रोए जा रही थी। जब रश्मि से पूछा तो कहने लगी कि स्कूल के चौकीदार ने उसके साथ गलत किया है था और उसकी फ़ोटो भी खींच रखी थी। कहता था कि अगर किसी को बताया तो ये फ़ोटो वायरल कर दूंगा। जो कुछ नरेश ने किया था वही कुछ रश्मि के साथ हुआ था। नरेश का ये हाल था कि पागल हो गया था। कभी कभी घर से बाहर निकल जाता और कहता मुझे पत्थर मारो, मैंने रिया का खून कर दिया, मैंने उस मासूम बच्ची पर दया नहीं दिखाई, इसलिए मेरी बच्ची भी बर्बाद हो गई। मेरी बच्ची के साथ किसी चौकीदार ने पाप नहीं किया, मैंने किया है। मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये सुनकर राधिका के होश उड़ गए थे। पत्थर ज़मीन से उठाकर नरेश अपने सर पर मारता था तो कभी थप्पड़ अपने दोनों गालों पर मारने लगता, रोता पीटता। राधिका ने रश्मि का अबॉर्शन करवा दिया, लेकिन रश्मि बदनाम होकर रह गई थी। बदनाम करने वाला खुद नरेश था, जो अपने पागलपन के दौरे में सब कुछ बोल देता था। राधिका रोती थी कि काश नरेश तुमने ऐसा ना किया होता और आज मेरी बच्ची भी इज्जत से होती। लोग पाप करके ये समझते हैं कि डराएंगे धमकाएंगे तो उनका पाप छुप जाएगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भगवान सब कुछ देखता है। ना वो किसी से डरता है और ना ही किसी की धमकियों में आता है। इसलिए पाप करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि इस सृष्टि का रचयिता उन्हें देख रहा है और अपने हर पाप की सज़ा इंसान को इसी दुनिया में भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।